मतलब हाइफा उत्तरी इजराइल पर हमला किया है और अब तनाव बढ़ना लाजमी है वो। और ये आईडीएफ ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि ये जानकारी जरूर थी कि हिजबुल्लाह का हमला आज नहीं कल तो होगा, और आमतौर पर जब हमास के साथ ये लड़ाई चल रही थी तो हिजबुल्लाह उसमें शामिल था। इसीलिए पिछले साल जब आपने देखा कि बड़ा ऑपरेशन करके सबसे पहले हिजबुल्लाह को डिसमेंटल किया गया, लेकिन दरअसल इजराइल के पास भी एक क्षमता नहीं थी कि वो ये एसेस कर सके कि हमास या हिजबुल्लाह दोनों कितने पावरफुल है, क्योंकि ईरान का पूरी तरह से समर्थन था। और हिजबुल्लाह के पास भी उन्होंने उसकी लीडरशिप को मार दिया, इस्माइल हानिये को मारा गया, लेकिन उसके बाद भी वो पावर थी। और इसीलिए आईडीएफ, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये पूरा इजराइल का मैप है जो आप लाल हिस्सा देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा लाल हिस्सा वो है जो थ्रेट है। और ये पिछले सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर हुआ है। ये 20 से 25 के अंदर लगातार यहां पर थ्रेट सायरन बज रहे हैं। और अभी मैं इनको जब रीड कर रहा हूं तो देख रहा हूं खासकर हाइफा, और इसी के साथ देखिए 8 मिनट से लेकर के 21 मिनट के भीतर ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये सायरन से भरा हुआ है। और ऐसे में इजराइल के पास पहले भी दरअसल वो एक बार 5 देशों के साथ युद्ध में उलझ चुका है। अब उसकी चुनौती कि आपको ईरान को न्यूट्रलाइज करना है, उसको इंटरसेप्ट करना है। हिजबुल्लाह है, अभी अगर हुतियों का तो प्रवेश हुआ नहीं है, क्योंकि अभी इजराइल जो है इराक पे भी कंट्रोल कर रहा है, उसी के साथ साथ लेबनान को वो फिर भी प्रेस करके रखता है। अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत से आता है तो आप समझिए कि उत्तर इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो सकती है। और 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें और रॉकेट बोलते हैं कि हिजबुल्लाह के पास है। तो ऐसे में चुनौतियां, शिवकांत जी एक रिएक्शन जल्दी से आपका, चुनौतियां तो बढ़ेंगी क्योंकि 3 हाथ, क्योंकि जिसका हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही और मिलिशिया गुट, ये 3 सपोर्ट तो है ही ना ईरान के साथ। हाँ, लेकिन इनको डिग्रेड कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के नेतृत्व को भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद उनका जो जखीरा था, उनके पास पुरानी किस्म की मिसाइलें थी, उनके पास बैलिस्टिक और इस तरह की सुपरसोनिक मिसाइलें नहीं है। लेकिन जो 1 लाख और 1.5 लाख की आप बात कर रहे हैं, अब उतनी मिसाइलें नहीं है। कुछ हजार या कुछ 10,000 के आसपास होंगी, लेकिन जो भी है उससे नुकसान तो पहुंचा ही सकते हैं ना। तो ये खतरा, और हाँ, हूतियों को डिग्रेड नहीं किया गया है पूरी तरह से, तो हूती और हिजबुल्लाह से खतरा हो सकता है। और हिजबुल्लाह तो बिल्कुल जड़ में है। जो भी इस वक्त जो मिसाइलें आ रही हैं, हमें पता नहीं है ईरान से सीधी आ रही हैं या ये लेबनान से दागी जा रही हैं या हूती दाग रहे हैं। तो ये हो सकता है कि तीनों दिशाओं से आ रही हूँ, और अब नहीं इस्तेमाल करेंगे अपने प्रॉक्सी का तो कब इस्तेमाल करेंगे। तो लड़ाई के लिए तो उनको बना के रखा हुआ है। कर्नल मलिक, आप इस चुनौती को कैसे देखते हो और कैसे इस चुनौती का सामना इजराइल यूएस की तरफ से किया जाएगा? देखिए, ईरान अपने सब साम दाम दंड भेद वाली नीति पे आएगा ही आएगा। अब इसको रिएक्शन देख रहे हो, अपने खाड़ी के 8-10 देशों में जो मिसाइलें मार रहा है वो भी इसी रणनीति का हिस्सा है। और उसकी जो प्रॉक्सी, जो उसने टूल्स बना के रखे हैं इतने सालों से, दशकों से, ये उनको भी इस्तेमाल करेगा ताकि ईरान जो इजराइल है उसका ध्यान भी बटे, उसके रिसोर्सेज भी डिवाइड हो, और उसकी स्ट्रेटेजी को भी एक तरह से वो इफेक्ट करेगा। हाँ, हुती जो उनसे थोड़ा दूर है, इतना जरूर है कि वो भी अपनी मिसाइल फायर करेंगे या उनके पास है। लेकिन इतना, ये जो हमास है, हमास की शक्ति को उन्होंने काफी डिग्रेड किया है पिछले 2 सालों में। हाँ, हिजबुल्लाह और हूती इस कंडीशन में हैं, इस कैपेसिटी में हैं कि वो उनको इरिटेट कर सकते हैं, इसको परेशान कर सकते हैं, और वो करेंगे क्योंकि ईरान उनको इस्तेमाल करना चाहेगा। ईरान भी उनके लिए अपने लेफ्ट एंड राइट के बाजू की तरह इस्तेमाल इसलिए करना चाहेगा क्योंकि एक मेन फोर्स उसके ऊपर पूरा प्रेशर है, मेन फोर्सेस का, मेन फाइटर्स का, अमेरिका का और इजराइल का। तो इसी तरह से वो लेफ्ट राइट फ्लैंक की तरह इनको यूज करेगा। और खासकर हिजबुल्लाह जो कि इजराइल के जस्ट बगल में बैठा हुआ है, वो उसको इस्तेमाल पूरा किया जाएगा, ये उसकी पूरी संभावना है। लेकिन इस दौरान ये भी लगातार खबरें आ रही हैं कि तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है, और इजराइल की तरफ से बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात का जिक्र किया गया है कि हम अपने टारगेट्स, मतलब जो तेहरान में जितने भी टारगेट्स हैं उन पर हमला जारी रखेंगे। और आशुतोष, ये हमला जारी रखेंगे, ये बात जब कही जा रही है इजराइल की तरफ से तो वो दिख भी रहा है। एक और बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें, एक्सेस ऑफ टेरर के सभी आतंकी ढेर किए गए हैं इजराइल की तरफ से, ये जानकारी सामने आई। आईडीएफ ने ऑपरेशन सफल होने का दावा किया है। तो अब देखिए, वॉर तो ऐसे ही चलती है, जहां ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने 560 यूएस सैनिक मार गिराए, वहीं इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमने जो ऑपरेशन किया वो एकदम सफल था। इसकी तरफ से आप देखिए लगातार आईडीएफ की तरफ से वीडियो भी जारी हो रहा है। ये जरा आप तस्वीर देखिए, क्योंकि आईडीएफ की तरफ, जैसे आशुतोष ये बता रहे थे कि हिमांशु ये बता रहे थे कि देखिए किस तरह वो पूरी लिस्ट सामने रखी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हमने 48 नेता कैसे ढेर किए। वो भी बात सही है कि ईरान इससे इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान का जो दावा यूएस सैनिक मारने का है उस पर अभी कोई बात सामने नहीं आई है। अमेरिका शायद उसको नहीं माने। ईरान एक ये नरेशन सेट करने की कोशिश, आशुतोष,
वॉर में तो यही होता है, आप वीडियो जारी करते हैं, आप ये बताते हैं कि कौन किस पर हावी, और ये प्रयास दोनों तरफ से चल रहा है। और 7 अक्टूबर के हमले के बाद ही दरअसल एक्सेस ऑफ टेरर उन्होंने कहा था कि चाहे हिजबुल्लाह हो, होती हो, हमास हो, इनके जो लीडरशिप है, चाहे वो ईरान में बैठते हैं या दोहा में बैठते हैं, उसको इजराइल ने नाम दिया था एक्सेस ऑफ टेरर। इसमें जो पहला टारगेट, जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इजराइल ने बताया कि हमने सिर्फ इस्माइल हानिये या सिर्फ बड़ा टारगेट नहीं नेस्तो नाबूद किया। सबसे पहला टारगेट था चीफ ऑफ स्टाफ हूतियों पर जब यमन में हमले हुए थे, वहां पर ड्रोन अटैक से मारे गए थे मोहम्मद अल घामेरी, वो हूती का बड़ा नेता था। उसके बाद हेड ऑफ द मिलिट्री विंग जो मोहम्मद देफ था, वो मारा गया था, जो कि हमास का था सबसे पहला सबसे बड़ा विकेट था। उसके बाद जिसका नंबर था वो थे हसन नसरल्ला, और वो कौन भूल सकता है कि जिस तरह प्रिसाइज स्ट्राइक करके एक पूरी इमारत, और हसन नसरल्ला के मरने के बाद बेरूत से लेकर के दाहिया तक पूरा इलाका दहल उठा था। उसके बाद जो अगला टारगेट था वो था फुआद शुक्रे, जो कि सबसे बड़ा कमांडर था हिजबुल्लाह का, उसको नेस्तो नाबूद किया गया था। और इस पूरे एक्सेस में अगर आप जाएंगे तो सारे वो बड़े नाम हैं, इब्राहिम अली से लेकर के हुसैन खामेनी हो, और इसी के साथ साथ अब्दुल रशीद मौसवी, और फिर आखिर में सबसे बड़ा नाम ये माना जाता था कि जिसका शय था हर किसी पे, वो चेहरा जिसकी खबर कल आती है, कंफर्मेशन तब आती है जब अमेरिका ये दावा करता है कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान उनको मार दिया गया है। तो ये जो आप चेहरों को देख रहे हैं, ये दरअसल ये वो लोग हैं जो एक्सिस ऑफ टेरर में, जिनकी रूपरेखा ये दोहा में मीडिएशन में भी शामिल होते थे, अक्सर ज्यादातर दोहा में भी बैठते थे या ईरान में बैठते थे, लेकिन जमीन पर इनकी जो विंग थी वो काम करती थी। फिर चाहे वो इजराइल लेबनान से हमले करने की बात हो, दक्षिण लेबनान से इलाका हो, या हमास में इनकी सक्रियता हो, इराक बॉर्डर से हो, यहां तक कि ईरान से जो वेपन आते थे वो सीरिया के उन रास्तों के जरिए, इनमें से कई सारे ऐसे लोग थे जो लॉजिस्टिक हेड थे, इंटेलिजेंस हेड थे, सप्लाई लाइन ऑपरेट करते थे, और यहां तक कि सीरिया से लेकर के इराक, ये पूरे इलाके में जो चेन ऑफ कमांड है वो इन्हीं लोगों पर निर्धारित करती। इसीलिए इसका नाम इजराइल ने एक्सेस ऑफ टेरर दिया था। और अब इन सब को खत्म करने के बाद भी ये नहीं कह सकते कि पूरी एक्सेस ऑफ टेरर खत्म है, क्योंकि जिस समय हम बात कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले उत्तर इजराइल में सायरन बजे, हिजबुल्लाह की ओर से मिसाइल फायर हुई है, और ये तब जब ये दावा किया गया कि पूरी तरह हिजबुल्लाह को डिसमेंटल कर दिया गया है। लेबनान के बारे में बताओ, लेबनान में एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है नहीं। अगर आप बेरूत एयरपोर्ट पर ग्रेनेड भी फेंक देंगे तो वहां उसको हटाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने उसको पूरी तरह से डीमिलिटराइज कर रखा है। तो लेबनान के पास वो सुविधा नहीं है। लेकिन दक्षिण के इलाके में हिजबुल्लाह जहां मौजूद है, उस इलाके में जो इजराइल से लगती सीमा है, वहां अभी भी हिजबुल्लाह की मौजूदगी है, प्रेजेंस है। वो पूरा माइनिंग का इलाका है, टनल से अंडरग्राउंड, वहां पर उसके पास वो हथियार हैं। हो सकता है अब जखीरा कम हो गया हो इजरायली हमले में, उसके बाद ग्राउंड ट्रूप्स जब अंदर गई थी, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह कम से कम इतनी फायर पावर रखता है कि वो हाइफा को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सके। और कोशिश है दरअसल इजराइल को दबाने की, ये दिखाना कि हम सब एक हैं। ईरान वहां से हमला करेगा, हिजबुल्लाह यहां से हमला करेगा, हमास की ओर से हमले की संभावना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि उसकी डिसमेंटलिंग गजा पट्टी में पूरी तरह हो चुकी है। लेकिन हूतियों का आना और दूसरे जो विद्रोही तत्व अगर वो सक्रिय होते हैं, तो ये वॉर, जो एक्सिस ऑफ वॉर है, ये दायरा जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको रोक रही हूं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर लगातार आपको बता दें, पहले आज तक लगातार वॉर की खबर पर बना हुआ, और बड़ी खबर ईरान में कई जगहों पर धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। तेहरान, तस्नीम और ऐसे कई जगह जहां पर ऐसी धमाके की आवाज सुनी गई है, अलग अलग जगहों पर ऐसे ही धमाके हुए हैं। तो ईरान से ये बड़ी खबर आ रही है। हालांकि ईरान की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि हम भी अलग अलग जगहों पर, चाहे वो इजराइल के एरियाज हो, वहां पर भी हम धमाके कर रहे हैं, और ईरान ये भी बता रहा है कि हम कितने नुकसान कर रहे हैं। और जोरदार धमाके अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तेहरान में एक के बाद एक धमाके इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। डॉक्टर आदित्यन जी हमारे साथ में बने हुए हैं, और अभी आशुतोष जिस बात का जिक्र कर रहे थे, चाहे वो हसन नसरुल्लाह हो हिजबुल्लाह का, या फिर याया सिनवर हो हमास का, टॉप लीडरशिप खत्म होती है, उसके बाद तुरंत कमांड संभालने के लिए कोई और आ जाता है, और ये हम देखते भी आ रहे हैं। लेकिन इनका खात्मा करना कितनी बड़ी जीत आप मानते हैं इजराइल के लिए, आईडीएफ के लिए अभी इस युद्ध में? देखिए, इजराइल काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है, और उनका जो मोसाद है, उनके जो एजेंट्स हैं, उन्होंने पूरा इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था ईरान को। और जो खमनेई के मरने के बाद जो उसकी लाश निकाली गई थी, उसका फोटो इजराइल को दिया गया था। आदित्य जी, आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही, हम लोग उसको सही कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच बहुत सारे सवाल हैं। और सवाल शिवकांत जी, एक तो ये भी है कि अगर आपका टारगेट वहां पर सत्ता परिवर्तन, क्योंकि इतना मुश्किल दिखता है, लेकिन क्योंकि आप कैसे कीजिएगा वो एक अमेरिका के सामने चैलेंज है, लेकिन सबसे पहले यानी आपने खामनेई और 48 नेता मार गिराए, अब आपके पास होना चाहिए कि पावर ग्रिड और तेल रिफाइनरी को आप निशाना बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी युद्ध खत्म हो जाए, या फिर तेल निर्यात का जो रास्ता है, अगर आपको रीढ़ की हड्डी तोड़नी है ईरान की, तो आपको ये सारे विकल्प अपनाने होते। अमेरिका और इजराइल अभी उस दिशा में आगे बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं, यानी ये
ऐसा हो सकता है कि ये लास्ट टारगेट हो जिसको अचीव कर ले और उसके बाद बोलें कि हाँ अब युद्ध में वो ऊपर है? नहीं, मैं समझा नहीं कि वो तेल के रास्ते को अगर ध्वस्त करेंगे या उसमें रुकावट डालेंगे तो नुकसान उसमें अमेरिका का है, तो उसमें फायदा नहीं, क्या है पावर अमेरिका ग्रिड का? और तेल रिफाइनरी को अगर निशाना बनाए ईरान के, तो हाँ, एक तरीके से अगर हाँ। नहीं 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 नहीं, नहीं ईरान के तेल रिफाइनरी पावर ग्रिड को निशाना बना सकते हैं, तेल रिफाइनरी को निशाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि तेल रिफाइनरी को निशाना बनाने का मतलब ये होगा कि ईरान को शय मिल जाएगी। अभी तक देखिए ईरान ने एक बड़ा भारी संयम जो है वो बरता है, अभी तक तेल संयंत्रों पे हमले नहीं किए। एक खबर जरूर आई थी कि एक मिसाइल यूएई के एक तेल जो जो ऑफशोर जो तेल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक मिसाइल गिरी है, लेकिन इसके अलावा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर ईरान बदले में तेल प्लेटफॉर्म्स को या तेल कुओं पर या रिफाइनरी को निशाना बनाना शुरू कर दे तो फिर तो कोहराम मच जाएगा। फिर तो तेल की कीमतें जो है वो $100-150 के आसपास पहुंच जाएंगी, और वो ट्रंप के लिए ही नहीं, वो भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा, हाहाकार मच जाएगा। तो चाहे वो थोड़ी देर के लिए होगा। तो अभी तक ये लड़ाई उस आयाम पर नहीं पहुंची है, और नहीं पहुंचे तो अच्छा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उसकी शुरुआत करेगा, बल्कि अमेरिका तो कोशिश ये करेगा किसी तरह उसको बचा के रखा जाए। और एक सबसे आश्चर्य की बात अभी तक ये है कि अभी वॉशिंगटन न्यूज की आपने खबर दिखाई थी, मुझे वो फंसाने ही लगती है। उसमें ये दावा किया गया था कि साहब सऊदी प्रिंस ने दबाव डाला अमेरिका के ऊपर कि आप खमेनी को खत्म करें, इसलिए अमेरिका ने ऐसा किया। हाँ। लेकिन अगर ये सच है तो अभी तक सबसे कम हमले सऊदी पर ही हुए हैं। असल में सऊदी अरब पे ईरान ने कोई हमला ही नहीं किया। जितने भी बेसिस पे चारों तरफ जो हमले हो रहे हैं वो बाकी छोटे मोटे देशों पे हो रहे हैं, यूएई पे हो रहे हैं, कतर पे हो रहे हैं, बहरीन पे हो रहे हैं, इन सब पे, कुवैत पे भी उन्होंने हमला कर दिया, लेकिन सऊदी अरब को छोड़ रखा है। तो इसका मतलब ये है या तो ये खबर जो है वो सही नहीं है या कुछ और चल रहा है। और ये अपने आप में एक सवाल है कि ईरान सऊदी पर क्यों नहीं हमला कर रहा है, जबकि खाड़ी के देशों में सबका दादा तो सऊदी है। तो और सबसे पुरानी उनकी पुश्तैनी दुश्मनी है कि वो शिया है और ये सुन्नी है। तो इसलिए सबसे पहला जो निशाना है वो ये होना चाहिए था। लेकिन वो अभी ईरान इन देशों पे जो हमले कर रहा है वो इस बहाने से कर रहा है कि वो अमेरिकी बेसिस को या वेस्टर्न बेसिस को निशाना बना रहा है, इन देशों को निशाना नहीं बना रहा। हालांकि इसके बावजूद ये देश काफी नाराज हैं, और मुझे नहीं लगता इसको, ईरान को इससे क्या स्ट्रेटेजिक फायदा होगा। अगर आप अपने सर, ऐसा हो पड़ोसियों सकता को है क्या जिनसे कि आप जिन पड़ोसियों जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको ये निशाना बना रहे हैं, वो भी पलटवार कर सकते हैं क्या? नहीं, वो पलटवार उनमें करने की हिम्मत नहीं है, वो ये जोखिम उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी तरफ से पलटवार करने के लिए इस वक्त तो अमेरिका और इजराइल दोनों पिले हुए हैं ईरान के ऊपर, तो वो क्यों लड़ाई में कूदे। लेकिन ये जरूर है कि डिप्लोमेटिकली जब ये बात संयुक्त राष्ट्र में जाएगी या दूसरे मंचों पे जाएगी, तो ये देश जहां एक तरह से, या मतलब अरब लीग में जाएगी, तो ये देश ईरान की तरफ से थोड़ी बहुत आवाज उठा सकते थे, अब तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। मतलब अगर आप इन्हीं के ऊपर हमले करेंगे तो आप तो पड़ोस को पूरे को दुश्मनी बदल रहे हैं ना।